सबसे पहली बात कि इतनी ठंड में भी आप सब लोग आ गए, टाइम पे आ गए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीटिंग में आए, आप व्यवस्था में कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। एक बार अपने लिए चीयर। हम लोगों का एक बार स्वागत कर रहा हूँ यहाँ पे। कुछ खास बातें हैं जिनको समझे बिना शायद अब आगे की पढ़ाई में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं वो सेकंड क्लास के बच्चों के पेरेंट्स हैं। आपका बच्चा सेकंड क्लास में स्टडी कर रहा है। हम लोगों ने अपने 8th तक की स्टडी को 4 लेवल्स में बांटा हुआ है। शायद आप लोगों को ना पता हो, हमने पूरे 8th क्लास तक की स्टडी को 4 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। लेवल 1 में हम रखते हैं नर्सरी और एलकेजी की क्लास। नर्सरी और एलकेजी की क्लास को पढ़ाने का तरीका लेवल 1 के अंतर्गत आता है, और यूकेजी से लेके सेकंड क्लास तक जो स्टडी है वो लेवल 2 में आ रही है। तो अभी आपका बच्चा जो पढ़ रहा था वो लेवल 2 की स्टडी कर रहा था। ठीक है, लेवल क्या है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप ये समझ लें कि कुछ लेवल जैसी चीज है। तो लेवल 2 में अभी आपका बच्चा स्टडी कर रहा है सेकंड क्लास तक। यूकेजी फर्स्ट और सेकंड तीनों क्लास लेवल 2 के अंतर्गत आते हैं। हमारी जो अंदर की स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने नहीं बांटा हुआ है ऐसा कुछ, ये हम लोगों ने बांटा हुआ है। हम जिस पॉलिसी के तहत पढ़ा रहे हैं वो हम अपनी पॉलिसी डिस्क्लोज कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, अब लेवल 2 से अब जा रहा है आपका बच्चा लेवल 3 में। और लेवल 3 कहां से कहां तक चलेगा? लेवल 3 में 3 क्लासें आएंगी, 3rd, 4th, 5th। ठीक है, ये तीनों क्लास लेवल 3 के अंतर्गत स्टडी करने वाली हैं। और आगे एक और लेवल है लेवल 4। लेवल 4 में फिर 3 क्लास आएंगी, 6, 7 और 8। ठीक है, हर लेवल को बांटना क्यों जरूरी था और हर लेवल में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं। हर लेवल पे बच्चे की एज वाइज और सिलेबस वाइज सोचने की कंडीशन अलग है। तो हम लोगों ने अपनी जो पढ़ाने की अप्रोच है, हमारी जो अप्रोच है वो हर लेवल पे डिफरेंट है। जैसे कि 6, 7, 8 जो लेवल 4th में आ रही है क्लास, उसमें हम बहुत ज़्यादा कॉपी किताब वाली पढ़ाई पे काम नहीं करते हैं। हमारी पढ़ाई 6, 7, 8 में कॉपी किताब वाली ना होकर सीधे दिमाग वाली है। जो बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं उनका 70% काम दिमाग में होता है और 30% काम कॉपी पे होता है। अगर कोई पेरेंट्स या कोई बाहरी व्यक्ति जो इस स्कूल से परिचित नहीं है केवल कॉपी के आधार पर उन बच्चों की स्टडी को जज करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपी पे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। समझ रहे हैं आप? कॉपी पे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, जबकि बच्चा उन चीज़ों को जानता है। अर्थात पढ़ाई थ्योरेटिकल ना हो गए, प्रैक्टिकल हो गई। तो 6, 7, 8 के लेवल पर जो हमारा 4th लेवल है वहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई हो गई, थ्योरेटिकल बेस्ड ना होकर प्रैक्टिकल बेस्ड। ठीक है, वहाँ अप्रोच अलग है। उससे नीचे 3rd लेवल पर जब जा रहे हैं तो 3rd, 4th, 5th ये जो 3 क्लासें हैं इनमें पढ़ाई अलग लेवल पे होने वाली है। अब कैसे? यहाँ पर हमारी अप्रोच होगी ज्यादा से ज्यादा चीजों से बच्चे को अवेयर कराना। इंफॉर्मेशन के मामले में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में डालना। इसलिए सिलेबस में भी अंतर है और सिलेबस को पढ़ाने में भी अंतर है।
और फिर उसके एग्जाम में भी अंतर है। पेपर का तरीका भी बदलेगा, सिलेबस भी बदलेगा और सिलेबस को पढ़ाने के मेथड्स भी बदलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि अभी जो हम अगले लेवल पे जाने वाले हैं उस लेवल में क्या करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों से बच्चे को अवेयर कराने की हमारी कोशिश होगी। इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हम उसके दिमाग में फीड करा पाए, क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में होगी उसके सोचने का दायरा उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो अभी हमें उसे सोचने लायक बनाना है इस लेवल पर, और 6, 7, 8 में जब वो पहुंच जाएगा तो फिर हमें जो हमने इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में डाली हुई है इससे फिर उसकी सोच डेवलप करनी है, उसकी थॉट प्रोसेस अंदर से जो डेवलपिंग है वो निकालनी है। तो अभी हमारा काम इंफॉर्मेशन पे चलेगा। क्लियर? मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? समझा पा रहा हूँ क्या मैं अपनी बात? यस। तो अभी हमारा जो काम चलेगा वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पे चलेगा। ठीक, इसी संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई है। आज की जो मीटिंग है वो इसी चीज को समझाने के लिए रखी गई है। ठीक है, अब मीटिंग में एक निवेदन मैं आप सबसे कर लूं ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। अगर किसी को मेरी बात अन्यथा ना लगे तो मोबाइल प्लीज स्विच ऑफ रखें ताकि बीच में कहीं किसी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो। दूसरी बात, अगर किसी को कोई ज़रूरी काम है, कहीं जाना है, कोई और भी ज़रूरी काम हो सकता है मीटिंग से भी ज़्यादा, तो वो जा सकता है। उसके लिए कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि वो लास्ट तक यहाँ बैठे। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स आर टोटली फ्री। क्लियर? अब यहाँ पे मीटिंग जो होगी वो किस तरीके से होगी, मैं पहले आपको पूरी बात एक्सप्लेन कर दूंगा। जो मुझे समझाना है, जिस पॉलिसी को लेकर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं पूरी बात एक्सप्लेन अपनी करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं पूरी बात एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो उसके लिए मैं लास्ट का समय दूंगा। लास्ट के 15 मिनट्स में आप अपनी क्वेरीज मेरे सामने रख सकते हैं। किसी को कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना है, कोई भी चीज़ जाननी है, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, तो उसके लिए हम लास्ट 15 मिनट्स आपको देंगे। ठीक है, बीच बीच में अगर डिस्टरबेंस होगा तो उससे दिक्कत आएगी समझने में, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ अपनी बात, फिर अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो मैं आपके लिए लास्ट में अवेलेबल हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे दो चीज़ों पे बात होगी कि जो नेक्स्ट लेवल है उसमें हम क्या करने वाले हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर का तरीका क्या होने वाला है और पढ़ाई किस तरीके से होगी, इस पर चर्चा करूँगा। और दूसरी बात ये है कि कुछ कंफ्यूजन्स भी होते हैं। जहाँ तक मेरी बात पेरेंट्स से होती है उसको लेके मैं जो समझ पाया हूँ अभी तक, मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स में कुछ भ्रामक स्थिति भी रहती है, कुछ भ्रम की स्थिति भी रहती है। वो समझ नहीं पाते पूरी तरह चीज़ों को, और वो पूरी तरह चीज़ों को समझने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये भी हो सकता है कि वो सिस्टम से पूरी तरह अवेयर नहीं है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ा रहे, खुद नहीं पढ़ा रहे। स्कूल में तो आ रहा है बच्चा, लेकिन उसके बाद स्कूल के होमवर्क को कराने के लिए भी वो एक ट्यूशन टीचर घर पे लगा रहे हैं। मेरी जो जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ और मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्वयं ना पढ़ाकर ट्यूशन टीचर पे डिपेंड हो गए। स्कूल में भेज दिया, स्कूल के बाद एक ट्यूशन टीचर घर पे उन्होंने लगा दिया। अब होता क्या है इसमें कि अपने बच्चे को स्वयं ना पढ़ाने से उनका क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो बच्चे का जब असेसमेंट करते हैं, वो ये देखते हैं बच्चे की पढ़ाई ठीक चल रही है या खराब चल रही है, तो उनके पास सिर्फ एक ही आधार होता है और वो आधार होता है रिपोर्ट कार्ड। क्या होता है? रिपोर्ट कार्ड।
वो रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स देख के ये जानना चाहते हैं या आश्वस्त होना चाहते हैं कि पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं चल रही। अगर नंबर खराब आए तो पढ़ाई ठीक नहीं चल रही। अब उसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं चल रही या ट्यूशन टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि पढ़ाने वाले तो दो ही लोग आ गए, पहला स्कूल और दूसरा ट्यूशन टीचर, वो खुद तो पढ़ा नहीं रहे। तो अब जब नंबर खराब आ रहे हैं तो उनके सामने दो ही चीजें आती हैं, या तो भाई स्कूल खराब पढ़ा रहा है या हमारा ट्यूशन टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहा है, नंबर कैसे खराब आ रहे हैं। ठीक है, अब जब ट्यूशन टीचर से बात की जाती है तो कोई भी ट्यूशन टीचर ऐसा नहीं होता जो अपने ऊपर ब्लेम ले ले कि चीजें मुझे आती नहीं है या मैं चीजों को कम समझ पा रहा हूं। वो सीधा ब्लेम करता है स्कूल के ऊपर। वो कहता है स्कूल में सिलेबस बहुत ज्यादा है, पहली बात मैंने सुना है अधिकांश लोगों से, स्कूल में सिलेबस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात क्या आती है, पढ़ाई बहुत कठिन है। तीसरी बात क्या आती है कि सिखाते ही नहीं। तो अब ट्यूशन टीचर ने आपको फीडबैक दे दिया, आप उसी फीडबैक पर आकर स्कूल आ गए। अब स्कूल में जब आपने बात करी तो चीजें कुछ और मिली, स्कूल वालों ने आपको कुछ और बताया, ट्यूशन टीचर उधर कुछ और बता रहा है। अब आपके सामने समस्या ये है कि आप ट्यूशन टीचर की बात सही माने या स्कूल वालों की सही माने। तो ये प्रॉब्लम किस बात से कनेक्ट हो गई, सिर्फ एक बात से कि आप अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ा रहे। तो आप उसका असेसमेंट केवल रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कर रहे हैं। अगर आप खुद पढ़ा रहे होते, अगर आप खुद पढ़ा रहे होते बच्चे को, तो भले उसके नंबर कम आते, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में जानते कि नंबर जरूर कम आए लेकिन मेरा बच्चा जानता है, नंबर ही तो कम आए हैं लेकिन इसको आती हैं चीजें, क्योंकि आप खुद पढ़ा रहे हैं। ट्यूशन टीचर के पढ़ाने से ये प्रॉब्लम आ गई और आज की तारीख में 95% पेरेंट्स ट्यूशन पर डिपेंड हो गए हैं। तो वहां से भी एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो कुछ भ्रम है उनको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। सिलेबस के बारे में भी बात करूंगा कि सिलेबस जो एक बात अभी जो आई कि पढ़ाई कठिन है, पढ़ाई कठिन भी बताऊंगा, पढ़ाई कठिन है या पढ़ाई सही है या पढ़ाई का सिलेबस ज़्यादा है या जितना रखना चाहिए था उतना ही है, इस सब बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली बात मैं शुरू करूंगा कि नेक्स्ट लेवल में सिलेबस क्या होने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ और एग्जाम कैसे होगा इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, पहला सब्जेक्ट होगा हिंदी। पहला सब्जेक्ट क्या है, हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी सब में पढ़ाया जाता है हर स्कूल में। हिंदी को हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे, हिंदी को भी हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे और इनके दोनों पार्ट के पेपर भी अलग अलग होंगे। पहला पार्ट होगा हिंदी लिटरेचर और दूसरा पार्ट होगा ग्रामर। हिंदी लिटरेचर और हिंदी ग्रामर। हिंदी लिटरेचर का भी पीरियड क्लास में लगेगा और हिंदी ग्रामर का भी पीरियड क्लास में लगेगा। हिंदी लिटरेचर का भी एग्जाम होगा और हिंदी ग्रामर का भी एग्जाम होगा। केवल एक ही एग्जाम में दोनों चीजें नहीं ली जाएंगी, अलग अलग टेस्ट पेपर दोनों का होगा। क्लियर? इसको पढ़ाने की अप्रोच क्या है वो अभी मैं बाद में बात करूंगा, पहले पूरे सब्जेक्ट की बात कर लूं। दूसरा सब्जेक्ट होगा हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में भी हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे। इंग्लिश को भी हम दो पार्ट में पढ़ाने वाले हैं। पहला पार्ट होगा इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर
और दूसरा वर्ड होगा इंग्लिश ट्रांसलेशन। पहला क्या होगा? इंग्लिश ग्रामर और दूसरा इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक, ट्रांसलेशन के लिए ये एक प्रैक्टिस बुक हमने बनाई हुई है, इसको मैडम ने स्वयं डिजाइन किया है। ट्रांसलेशन की पूरी पढ़ाई इस बुक से होने वाली है, ट्रांसलेशन की ये बुक चलने वाली है। इसमें जो कुछ भी है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइन किया हुआ है। जिस तरीके से क्लास में सिखाना है बच्चे को, उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में ये बुकलेट तैयार की गई है। और इसमें जो शब्द लिए गए हैं वो शब्द बाकी जो हम किताब पढ़ा रहे हैं, जैसे कि सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, मोरल साइंस पढ़ा रहे हैं, उन बुक्स में जो डिफिकल्ट वर्ड हैं, जो हमें लगता है कि ये इंग्लिश के वर्ड बच्चे को आने चाहिए और आते नहीं होंगे, उनको हमने वहां से निकाल कर इसमें डाला हुआ है, ताकि हम यहाँ से उसको लर्न करा सकें। लर्न कराने का फायदा उस किताब को जब हम पढ़ाएंगे तब हमें मिल जाएगा। चैप्टर में जब वो शब्द आएगा तो वो बच्चा उस शब्द से परिचित होगा, उसके लिए वो शब्द नया नहीं होगा। इसलिए वो सारे वर्ड्स हमने कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठे करके इस बुकलेट में डाल दिए हैं, और वही हम वर्ब सेट और एडजेक्टिव सेट के रूप में लर्न करा रहे हैं। इसमें वर्ब सेट्स और एडजेक्टिव सेट्स हैं। वो वर्ब सेट्स और एडजेक्टिव सेट वहीं से बनाए गए हैं, कहीं अलग से नहीं लिए गए हैं। ठीक है, तो उसका फायदा वहां पर मिल जाता है जब हम उस चैप्टर को पढ़ाते हैं। मोरल साइंस की किताब पढ़ा रहे हैं, स्टोरी पढ़ा रहे हैं, स्टोरी में 10 शब्द ऐसे आ गए जो बच्चा नहीं जानता है, तो वो 10 शब्द यहाँ पे उसको पहले ही याद कराए जा चुके होंगे। तो जब वो चैप्टर पढ़ रहा होगा तो वो उन 10 शब्दों से परिचित होगा। इसका फायदा ये है। उन्हीं 10 शब्दों पर बेस्ड ट्रांसलेशन बनाया गया है। सेंटेंस जो बनाए गए हैं उनमें भी कोशिश यही की गई है कि उन्हीं 10 शब्दों पर हम सेंटेंस बनाएं, उन्हीं 10 शब्दों से हम ट्रांसलेशन कराएं। तो ट्रांसलेशन के लिए भी हमने शब्द कहीं अलग से नहीं लिए हैं, वहीं से लिए हैं। तो ये बुकलेट ट्रांसलेशन के लिए चलेगी। ठीक, इंग्लिश हो गई हमारी। इसके बाद हमारा अगला सब्जेक्ट जो है वो है ईवीएस। ईवीएस चलेगा, एनवायरमेंटल स्टडी, इंग्लिश की बुक होगी जिसमें कुछ चैप्टर होंगे, वो पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगला है जीके। जीके के लिए भी हमारे पास इसी तरीके की बुकलेट है, ये बनाई हुई है, ये भी डिजाइन यहीं पे स्कूल में की गई है। तो इससे हम जीके पढ़ाने वाले हैं। इस बुकलेट में अगर ये बुकलेट को 3rd क्लास का कोई बाहरी कैंडिडेट देखेगा तो उसको इसमें बहुत सारा सिलेबस नजर आएगा। ये जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है सिलेबस को लेके, वो क्यों पैदा होती है? वो इसलिए पैदा होती है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति जिसका बच्चा यहाँ 1st क्लास से नहीं पढ़ रहा या शुरुआत से नहीं पढ़ रहा, वो इस बुकलेट को अगर उठा लेता है तो उसको ऐसा लगेगा कि इस बुकलेट में बहुत सारा सिलेबस है, 3rd क्लास का बच्चा इतना सिलेबस नहीं कर पाएगा, उसको ऐसा लग सकता है। ठीक है, वो डेफिनेटली यही बात कहेगा, इतना सिलेबस इतना कैसे कर लेगा बच्चा, कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे भी भ्रम है। भ्रम ये है कि ये बुकलेट हमने 1st क्लास से तैयार की है। कहाँ से तैयार की है? 1st क्लास से। अगर इसमें ये आगे दी गई हैं इस तरीके की प्रोफाइल्स, तो अगर इसमें मान लीजिए 10 प्रोफाइल हमने दी हैं इस बुकलेट में, तो 10 में से 6 या 7 ऐसी होंगी जो वो 2nd क्लास तक पढ़ के आ रहा होगा। आप लोग समझ पाएंगे इस बात को क्योंकि आपका बच्चा पढ़ रहा है। नए कैंडिडेट के लिए वही दिक्कत आएगी जो मैं बता रहा हूं। 7 प्रोफाइल्स हम उसको 2nd क्लास तक लर्न करा चुके हैं,
उसने 7 प्रोफाइल सेकंड क्लास तक पढ़ ली। हमने थर्ड में 3 और ऐड करा दी। अब टोटल कितनी हो गई? 10। अब अगर कोई नया कैंडिडेट देखता है तो उसको लगती है 10 प्रोफाइल। वो कहता है 10 प्रोफाइल कैसे याद कर लेगा बच्चा? लेकिन मैं उसको पढ़ा कैसे रहा हूं, इसको समझना जरूरी है। मैं तो 7 पहले ही पढ़ा चुका हूं, मैं तो नई 3 ही पढ़ा रहा हूं। मैंने तो आपके उसमें 3 ही ऐड करनी है, नहीं 7 तो बच्चा पहले से लर्न करा हुआ है। बस मैंने उसको एक काम नहीं करने दिया कि वो 7 भूलने नहीं दी, 7 भूलने नहीं दी। अगर मैं उनको छोड़ देता, हमारे सिलेबस में ये एक बहुत बड़ी कमी है। और इस कमी को वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी हो या कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हों। उनको ये बात समझ में आती होगी, वो समझ पाएंगे मेरी बात, कि जब हम 12th क्लास तक पढ़ने के बाद एक क्लर्क ग्रेड, जो कि सबसे छोटी नौकरी होती है, क्लर्क की नौकरी सबसे छोटी नौकरी मानी जाती है 4th क्लास को अगर मैं छोड़ दूं तो। क्लर्क के एग्जाम में भी अगर कोई बच्चा बैठता है, कोई कैंडिडेट बैठता है 12th की तैयारी के बाद, वहां पर 50 क्वेश्चन उससे जीके के पूछे जाते हैं। और जब वो 50 क्वेश्चन जीके के पूछने वाली जो सिलेबस उसको दिया जाता है, तैयारी कराई जाती है, तो उसको कुछ नहीं आता है जीके में। जबकि फर्स्ट क्लास से लेकर लगातार वो जीके पढ़ रहा था, फर्स्ट क्लास से लगातार पढ़ रहा था। और 12th क्लास के बाद अब कंपटीशन की कोचिंग में गया और सिलेबस देखा तो उसको जीके में कुछ भी नहीं आता है। वजह क्या है भाई कुछ भी नहीं आने की? कारण ये कि जो फर्स्ट में पढ़ा वो सेकंड में नहीं पढ़ाया गया। फर्स्ट में पढ़ के भूल गए, सेकंड में पढ़ा वो सेकंड में छूट गया, थर्ड में नया आ गया। इस सिस्टम से हम 12 साल पढ़ लिए और 12 साल के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना फर्स्ट का है, ना सेकंड का, ना थर्ड का, ना फोर्थ का। 12 साल पढ़ने के बाद अब हम तैयारी करने गए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो पता चली वो टीचर हमें बेसिक 0 से स्टार्ट कर रहा है। और जो काम हमारा बगैर तैयारी के एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाना चाहिए था एग्जाम, वो पता चली कि 3 बार हमने कोचिंग ले ली और तीनों अटेम्प्ट में हम फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? कि 12 साल का सिलेबस अब हमको 6 महीने में पढ़ना है या साल भर में पढ़ना है। तो 12 साल का सिलेबस हम साल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए इम्पॉसिबल हो रहा है, और तीनों अटेम्प्ट में हम फेल हो गए। तो इस कमी को मैं समझता हूं, मैंने इस कमी को इस सिलेबस में अपने स्कूल में दूर करने की कोशिश करी है। मैं क्या कर रहा हूं, जो फर्स्ट में पढ़ा है उसको मैं भूलने नहीं दे रहा हूं। मैंने करा क्या उसमें, सिर्फ फर्स्ट वाली चीज डाल दी और सेकंड की नहीं ऐड कर दी। फर्स्ट वाले का थोड़ा सा रिवीजन करवाया, सेकंड वाले को समझाया। फर्स्ट वाले के थोड़े से रिवीजन से ही वो बच्चा उसको भूलता नहीं है। मैं सही कह पा रहा हूं? मेरी बात से आप लोग सहमत हो पा रहे हैं? तो इससे क्या हो रहा है, ये सिस्टम हम कब तक चला रहे हैं? इस तरीके का सिस्टम हम चला रहे हैं 5th क्लास तक। इस तरीके की पढ़ाई 5th क्लास तक होनी है। मैंने कहा ना 6th क्लास से लेवल हमारा दूसरा चेंज हो जाएगा। 6th क्लास में हम इंफॉर्मेशन पे काम नहीं करेंगे, हम थॉट्स पे काम करेंगे। 5th क्लास तक हम इतनी इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में डाल चुके होंगे कि अब हमको इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। सीधी सीधी जो इनपुट उसके दिमाग में डाला गया है, अब उसका यूटिलाइजेशन चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए। तो वो काम हम 6 से लेकर 8th में करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ये काम किया, इस तरीके का सिलेबस बनाया, तो बताइए क्या मैं गलत कर रहा हूं? बुकलेट हो गई मोटी, मैं मानता हूं बुकलेट हो गई मोटी। अब अगर कोई आदमी केवल इस बुकलेट को देखकर मेरा असेसमेंट कर रहा है और वो कह रहा है सिलेबस ज्यादा है, और ये भ्रामक प्रचार अगर कर रहा है वो, या अपने दिमाग में भ्रम पाल रहा है, तो क्या वो सही है? मैंने तो सिर्फ इतना किया है कि जो पीछे की चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको भूलने ना दिया जाए, ताकि बच्चे के पास पिछले क्लास की चीजें
साथ रहें और अगले क्लास की चीजें उसके पास और ऐड हो जाएं। इस सिस्टम से अगर वो पढ़कर 8th क्लास तक पढ़कर यहाँ से जा रहा है तो 9th क्लास से उसको कहीं किसी तरीके की दिक्कत आने वाली नहीं है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर ले, किसी भी कोचिंग सेंटर में चला जाए, कहीं पर भी जाकर पढ़ ले, उसको फाउंडेशन जैसी चीज पर कहीं काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी फाउंडेशन हर समय तैयार रहेगी। जबकि आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही प्रॉब्लम आ रही है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने वाला टीचर फर्स्ट क्लास लेता है अपनी पहली, तो पहली क्लास लेते ही उसको बेसिक से शुरुआत करानी पड़ती है। वो 0 से शुरू कराता है। मतलब 12th क्लास पास बच्चा IIT JEE की तैयारी के लिए कोटा में कोचिंग ले रहा है और कोटा में कोचिंग लेने के बाद कोचिंग वाले टीचर को सबसे पहले उसको अलजेब्रा सिखाना पड़ रहा है, जबकि अलजेब्रा 6th क्लास से 12th क्लास तक वो पढ़ के जा रहा है बच्चा, लेकिन टीचर को अलजेब्रा सिखाना पड़ रहा है, टीचर को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी पड़ रही है, टीचर को कैलकुलस के बेसिक सिखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स पढ़ानी है और फिजिक्स पढ़ाने में जहां कैलकुलस आया उसे डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा। तो टीचर कह रहा इस प्रॉब्लम से कैसे निपटूंगा मैंने कोई न्यूमेरिकल कराया और डिफरेंशिएशन आ गया बीच में, तो क्या मैं इसे डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा बीच में या कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा? तो वो पहले ही क्लास ले लेते हैं। 15 दिन शुरुआत के, 20 दिन, 25 दिन उन्हें लगता है 25 दिन में काम हो गया, ठीक है, और 5 दिन लेने वो ले लेंगे। 1 महीना पूरा बेसिक कराने में लगा देते हैं वो। तो बताइए क्या ये पद्धति पढ़ाने की सही है कि 12th पास बच्चा IIT की तैयारी के लिए जा रहा है और 6th क्लास से अलजेब्रा सीखना पड़ रहा है? ये हमारे सिस्टम की कमी है। सिस्टम की कमी कैसे कि जो 6th में पढ़ा वो 6th में भूल गए, 7th में पढ़ा 7th में भूल गए, 8th में पढ़ा 8th में भूल गए, क्लास पास करते चले गए और क्लास पास करते 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 12th पास कर गए और उसके बाद अब होश आया कि अब हमको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। फिर कोचिंग तलाशी और कोचिंग तलाश के सीधा एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेते ही जैसे ही 200 बच्चों की क्लास में घुसते हैं और फर्स्ट लेक्चर अटेंड करते हैं, दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। और दिमाग का फ्यूज कैसे उड़ता है? कुछ भी समझ में नहीं आता वो टीचर जो पढ़ा रहा होता है। और नंबर भी कितने होते हैं? नंबर भी होते हैं 98%। ये 95%, 96%, 91% नंबर वाले बच्चों की कहानी बता रहा हूं मैं आपको कि 95% वाला बच्चा क्लास में फर्स्ट लेक्चर में पूरी तरह ब्लैंक, कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये कमी क्यों आ रही है? ये कमी आ रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। इस कमी को मैंने बड़ी बारीक तरीके से देखा है, झेला भी है। मैंने भी खुद कंपटीशन क्वालिफाई किया है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए मुझे भी तैयारी करनी पड़ी, मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ी। मैंने भी बहुत सारे बच्चों को कंपटीशन क्वालिफाई करवाया है, पढ़ाया है, ठीक है। तो वो सब पद्धतियों से मैं गुजरा हूँ। तो वहां गुजर के मुझे बात ये समझ में आई कि ये सिस्टम में कमी है। और अगर मैं स्कूल चला रहा हूँ और मुझे पता है कि ये सिस्टम में कमी है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सिस्टम को सुधारूं। अब इस सिस्टम को सुधारने के लिए रिस्क है। ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम को मैं ही अकेला जानता हूं, बाकी स्कूल वाले नहीं जानते, बाकी के स्कूल वाले भी जानते हैं। सारे नहीं जानते होंगे लेकिन कुछ तो जानते हैं। सभी ऐसे नहीं है कि सबको केवल अकेले मुझको ही सिस्टम पता है, बाकी किसी को पता ही नहीं, बाकी लोगों को भी पता है। पर अगर सिस्टम को सुधारने की बात करी जाए तो उसमें 2 समस्याएं आती हैं। पहली समस्या तो ये आती है कि हमें काम ज्यादा करना पड़ता है, काम ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अब ये मान लीजिए 10 प्रोफाइल याद करानी है तो 7 पीछे की रिवीजन तो करानी पड़ेगी ना, करानी पड़ेगी ना। और ये भी कोशिश करनी है कि बच्चा भूले नहीं तो बार बार रिवीजन करानी पड़ेगी। केवल 3 ही रखी होती तो 3 में क्या है, कुछ नहीं, आराम से हो जाता। सिलेबस भी कम
बच्चे पे लोड, एक सवाल और आता लोड बहुत है, एक और क्वेश्चन आता लोड बहुत है। कैसे लोड है भाई? लोड ऐसे ही है ना कि मैं भूलने नहीं दे रहा हूं आपके बच्चे को। आपके बच्चे का एग्जाम इस तरीके से नहीं लूंगा कि मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर में पीछे के 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 इंपोर्टेंट बता दिए और उन्हीं 3 इंपोर्टेंट का मैंने क्लास में रिवीजन भी करा दिया और उन्हीं 3 में से 2 क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए। और उसके बाद भी अगर बच्चे ने थोड़ी बहुत कमी करी है तो टीचर को एक मार्ग निर्देश दे दिया कि नंबर पूरे देना इसको, ताकि पेरेंट्स लड़ने ना आए। क्योंकि पेरेंट्स लड़ने सिर्फ एक ही चीज पे आ सकते हैं कि किसी बच्चे के नंबर कम हो। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं, किसी भी पेरेंट्स के कोई कंप्लेंट नहीं आएगी अगर उनके बच्चे को 90 नंबर की जगह 98 दे दिए जाए। 70 नंबर वाले बच्चे को 80 नंबर दे दो, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। लेकिन 70 नंबर अगर पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनके 60 नंबर आ जाए तो सब पेरेंट्स यूनिटी बना लेंगे, पूरी टीम आएगी मेरे पास शिकायत करने। एक नहीं आएंगे अकेले, वो अकेले नहीं आएंगे, वो पूरी टीम के साथ आएंगे, लाव लश्कर के साथ आएंगे और साथ में किताब कॉपी सब लेके आएंगे सबूत के साथ कि आपके टीचर ने ये गलत चेक करा था, आपके टीचर ने ये पढ़ाया नहीं था, आपने ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस बनाया है, ये किताब में क्वेश्चन नहीं है जो आपने दिया है। बच्चे की बुद्धि कैसे चलेगी? आप क्या क्या समझ रहे हो तीसरे क्लास वाले बच्चे से? ये सब चीजों को मैं झेलता हूँ, लेकिन उसके बाद भी करता हूँ। करता तो वही हूँ जो मुझे करना है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह कि जो मैं कर रहा हूँ वो आपके बच्चे के भविष्य के लिए हितकर है। आज आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, ठीक है, हो सकता है नंबर भी कम आए, हो सकता है बच्चे को पढ़ना भी ज्यादा पड़े, हो सकता है आपको ध्यान भी ज्यादा देना पड़े, लोड भी ज्यादा लगे, सिलेबस भी ज्यादा लगे, सब बातें हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि जब आपका बच्चा किसी बड़ी क्लास में जा रहा होगा, किसी बड़े कंपटीशन में जा रहा होगा, तब वो बच्चा मुझे जरूर याद कर लेगा। वो बच्चा उस समय मुझे याद कर लेगा, वो उस समय इस स्कूल को याद कर लेगा। उसके दिमाग में एक बात आएगी कि यार वो स्कूल था, उस स्कूल में मुझे पढ़ाया बड़े सिस्टम से था और वो सिस्टम आज मेरे काम आ रहा है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल है मेरे साथ कि जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं उस समय वो बच्चे को भी परेशानी हो रही है। बच्चा भी मम्मी मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा इन सर के पास, तो कोचिंग का टीचर रहा हूं ना, मैं कोचिंग पढ़ाता रहा हूं, तो कोचिंग में भी इस समस्या से गुजरा हूं। 4 दिन वो पढ़ा और 5वें दिन मैंने उसको टाइट कर दिया। 6वें दिन मम्मी से कह रहा मम्मी मैं इन पे नहीं पढ़ूंगा, ये पढ़ाते सही नहीं है, ठीक। लेकिन किसी कारण से मान लीजिए वो झेल गया मुझको 2 साल, उसने मुझे 2 साल झेल लिया। 2 साल झेलने के बाद फिर वो पूरे जीवन भर ये कहता है कि सिस्टम आपने ही दिया था। बाकी के पीछे और आगे का कोई टीचर ही ऐसा नहीं मिला जिसने वो सिस्टम दे पाया हो। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है मेरी लाइफ में, एक नहीं सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो आज भी जॉब पे लग गए, शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए और वो भी आके मेरे पास पैर छू के यही कहते हैं कि जो है वो सिस्टम आपने दिया था वही काम कर रहा है आज भी। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि भले आप मुझे आज गलत समझ लो, कोई बात नहीं, तत्कालिक गलती हो सकती है, लेकिन भविष्य में आप अगर मुझे झेल गए तो आप मुझे गाली नहीं दोगे। आप भविष्य में मुझे याद करोगे कि उस टीचर ने पढ़ाया, उस स्कूल वाले ने पढ़ाया, उसने हमारे बच्चे की नींव नहीं हिलने दी, इतनी मजबूत नींव रख दी कि अब इसके ऊपर बिल्डिंग 10 मंजिल नहीं 50 मंजिल बना लो। अभी मैं आपके बच्चे के साथ ऐसा कर दूं कि एक ही चैप्टर पढ़ाऊं और उसी चैप्टर में से 5 क्वेश्चन बताऊं, 5 में से 3 इंपोर्टेंट बताऊं, 3 में से 2 पूछ लूं, उनमें भी नंबर दे दूं, 98% की मार्कशीट आपके हाथ में पकड़ा दूं। आप कुछ बताइए इस मार्कशीट का करोगे क्या? बता दो। 9th क्लास से
9th क्लास तक की मार्कशीट पूरे जीवन में कोई कहीं देखेगा नहीं बच्चे की। पहली बात देखी जाएगी, अगर कहीं नौकरी वोकरी में वो गया, उसने कोई कंपटीशन दिया, कहीं गया कुछ इंटरव्यू वगैरह में, तो 10th क्लास से नीचे तो कोई मार्कशीट देखेगा नहीं। और 10th क्लास में भी ये नहीं पूछा जाएगा कि नंबर कम क्यों आए। ठीक है आ गए, ठीक है, वो कहता है मेरा टेस्ट क्वालिफाई करके आ गए हो, मेरा क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब नॉलेज है, नॉलेज का टेस्ट मैंने ले लिया, अब तुम्हारे 10th में क्यों कम आए उस समय की परिस्थिति तुम जानो, मुझे क्या करना उससे। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है नंबरों से। तो अब ये लड़ाई नंबरों की फिर क्यों है, मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। मैं खुले मंच से कई जगह पूछ चुका हूँ ये वाली बात, ये यहाँ पे नहीं पूछ रहा हूँ, कई जगह मैंने ये मुद्दा उठाया, कई स्कूलों में उठाया, कहीं किसी मीटिंग में गया हूँ और मुझे बोलने का अगर कहीं मौका मिला है तो मैंने खुले मंच से ये वाली बात बोली है कि जब 9th क्लास तक की मार्कशीट कहीं देखी नहीं जा रही तो 9th क्लास तक के नंबरों पे पेरेंट्स इतने ज्यादा चिंतित क्यों हो जाते हैं, नंबर की पढ़ाई को फोकस क्यों किया जाता है बजाय नॉलेज की। नॉलेज की बात कोई करता नहीं है कि बच्चा मेरा सीखा गया, इस पे कोई नहीं बात करेगा। बात इस पे नहीं बच्चे के नंबर कम क्यों आए, तो नंबर से फर्क पड़ने वाला कहीं है ही नहीं, नंबर का कोई इफेक्ट ही नहीं आने वाला आपके बच्चे के जीवन में, तो नंबर के पीछे इतना चिंता क्यों करना। चिंता एक चीज की करनी है, सीख रहा है सही सिस्टम में, अगर वो सही सिस्टम में सीख रहा है, नंबर 50% भी आ रहे हैं, सफिशिएंट एनफ। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब आप अपने पड़ोसी के बच्चे को या अपने रिश्तेदार के बच्चे को या अपने दोस्त के बच्चे को कंपेयर कर लेते हैं, वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, वहां वो उसी क्लास में ला रहा है 98%, हमारे स्कूल में पढ़ रहा है वहां ला रहा है 70%, तो आपको तो लगता है हमारा बच्चा कमजोर है क्योंकि इसके 70% आए और उसके 98% आए, और वो भी मूंछ ऊंची करता है अपनी कि मेरे बच्चे के 98% आए तुम्हारे 70%। लेकिन ये सब बातें ऊपरी ऊपरी हैं, इनका कोई इफेक्ट बच्चे की लाइफ में नहीं है। अगर अंदरूनी तौर पे जाना है तो नॉलेज चेक कर लो ना, 98% वाले से 4-6 सवाल पूछ लो और 70% वाले से भी 2-4 पूछ लो, आपको पता चल जाएगी कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। ये रिपोर्ट कार्ड पे असेसमेंट मुझे समझ में नहीं आता, तो ये बड़ा भ्रम जो है, मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से कहना चाह रहा हूँ कम से कम मेरे स्कूल में इस तरीके की चीजों से मुक्त हो जाइए। इन नंबरों से आपके बच्चे के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं डाला। सही कह रहा हूं मैं, सही समझा पा रहा हूं मेरी बात, आप गलत तो नहीं समझ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा हो सर गलत कह रहे हैं और जबरदस्ती इनकी बात माननी पड़ रही है। सहमत है मेरी बात से? जी सर। तो अब नंबरों की बात तो नहीं होगी, अगर सहमत है तो नहीं होनी चाहिए, बताइए सही बात है। नंबर पे पेरेंट्स सर डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे ना बच्चे की पढ़ाई से, मैंने कहा ना, उनको प्रॉब्लम ये होती है वो जज कैसे करेंगे मेरा बच्चा। मैंने पहले कह दिया कि जो ट्यूशन टीचर पे डिपेंड है वो तो केवल असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड पे करेंगे ना, ये ट्यूशन टीचर की प्रॉब्लम है। अगर थोड़े से आप ट्यूशन टीचर से मुक्त होकर अपने बच्चे को आधा घंटा स्वयं देखने लग जाए तो आपका ये डर खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि भले आपके बच्चे के नंबर कम आए लेकिन आपको पता होगा कि मेरा बच्चा जानता कितना है, तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। डर तो इसलिए है कि आप बच्चे को देख ही नहीं रहे, उधर केवल नंबर देख रहे हैं, उधर ट्यूशन टीचर आपको गलत फीडबैक दे रहा है क्योंकि उसको लग रहा है नंबर कम आ रहे हैं, तो मैं अपने कंधे पे क्यों रखूं, मैं तो स्कूल पे रखूंगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हमारे हो गए कितने, 4। जीके की बात मैंने कर दी, अंग्रेजी की बात कर दी, हिंदी की बात कर दी। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है कौन सा, मैथ्स। मैथ्स को मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूं, तो ज्यादातर समझ ले बात को, ट्यूशन जो आप लगाते हैं, ट्यूशन टीचर ज्यादातर 10 ट्यूशन टीचर में से 9 ट्यूशन टीचर ऐसे होते हैं जो पूरे टाइम गणित ही पढ़ाते हैं, या मम्मियों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो गणित से होती है।
मैंने 10 में से 9 मम्मियों के मुंह से ये सुना है, सर गणित में प्रॉब्लम है, गणित समझ में नहीं आती, बाकी हम पढ़ा लेते हैं, इसलिए हमें ट्यूशन लगानी है। Am I right? Am I right? यस सर। तो मम्मियों की प्रॉब्लम के लिए मैं खुद तैयार हूँ, मैं खुद ही क्लास ले रहा हूँ। इस साल भी मैंने 3rd क्लास में क्लास ली है, 4th में ली है, 5th में ली है, 6th 7th 8th तीनों में पढ़ाया है। 3rd से लेकर 8th क्लास तक की मैथ्स की जिम्मेदारी स्कूल की मैंने उठा रखी है। तो अब अगले साल भी 3rd क्लास में मैथ्स मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो जब मैं पढ़ाने वाला हूँ तो आपको किसी ट्यूशन टीचर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बस मेरा इतना सहयोग आप कर लें कि मैं जो क्लास में सिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको सवाल नहीं कराना है, बच्चे को क्वेश्चन नहीं कराना। आपको ये चिंता करने की बात नहीं है कि ये सवाल हमें आता नहीं है, हम कैसे कराएं। वो बच्चा क्लास से ही सीख कर जाएगा, ये गारंटी है मेरी, क्लास से ही सीख के जाएगा। बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो काम कर रहा है घर पे कि नहीं कर रहा। अक्सर क्या होता है, बच्चे ने कॉपी खोली ही नहीं, होमवर्क मिला कॉपी खोली नहीं, अगले दिन आगे सवाल आए नहीं थे। अब इसका कोई मीटर नहीं है मेरे पास कि मैं उसके सिर पे लगाऊं और चेक करके बता दूं कि भाई तुझे सवाल तो आए थे पर तूने कॉपी नहीं खोली। कोई मशीन नहीं है मेरे पास, माननी पड़ेगी। ज्यादा चिल्ला दूंगा तो चार उसको पनिशमेंट दे दूंगा और क्या कर दूंगा। तो आपको सिर्फ मेरा कितना सहयोग करना है, बच्चा घर पे जाकर होमवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस इतना देखना है। आपको ये नहीं देखना कि ये क्वेश्चन इसको नहीं आ रहा और ये क्वेश्चन हमें भी नहीं आ रहा, अब हम इसको कैसे कराएं, अब हमें ट्यूशन टीचर चाहिए। नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, उस पे नोट लिख दीजिए कॉपी पे कि ये क्वेश्चन इसको नहीं आ रहा है, आप कृपया करके दोबारा बता दें। मेरे पास इतना टाइम होता है मैथ्स में, मैं पूरे साल की पढ़ाई 3 महीने में खत्म कराने की ताकत है मेरे अंदर। ताकत का मतलब बजरंगबली नहीं हूं, सिस्टम है मेरे पास, एक सिस्टम है मेरे पास पढ़ाने का कि इस चीज को यहां से पढ़ाना है और इतना पढ़ाना है और इतना पढ़ा के इसको यहां तक ले जाना है, वो मैं जानता हूं। बस उतने से खत्म हो जाता काम। और वो जानता इसलिए वो नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी पड़ी हुई है, और एक बार नहीं कम से कम 50 बार, 25 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। किताबें सब ऐसी हो गई हैं कि बस अब खून में भी चल रही होगी 2-4 किताबें। अगर खून का टेस्ट करवाया जाएगा तो उसमें भी कहीं निकल जाएगी कि इसमें मैथ्स निकला, इसमें फिजिक्स निकली। तो अब हालत ऐसी है तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि सिस्टम क्या बनाना है। उस सिस्टम की वजह से मुझे 12 महीने की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, मेरा सिलेबस मैं 3 महीने में ही खत्म करा सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम है बच्चे को पढ़ाने के लिए कि उसको एक सवाल को मैं 10 बार करा सकता हूँ क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। आपकी ट्यूशन काय वजह से लगती है, केवल मैथ्स की वजह से लगती है। तो अगर मैथ्स की वजह से लगा रहे हैं, ट्यूशन को हटा दें, बिल्कुल ट्यूशन ना लगाएं, ये आपसे मैं कह रहा हूँ। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि आप ट्यूशन पे डिपेंड ना हो, स्कूल आपको पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। ठीक है, कोशिश करनी है कि ट्यूशन का कम से कम ट्यूशन पर डिपेंड नहीं होना, क्योंकि ट्यूशन वाला टीचर 1 घंटे में आगे मेरा काम बिगाड़ के चला जाता है। ये मैंने देखा है। कैसे बिगाड़ के चला जाता है, एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, छोटी सी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, एक चैप्टर है मैथ्स में इंटीजर, ठीक है, और इंटीजर में मैं जब स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ाता हूँ -3 - 2 = -5, ठीक। टीचर इसको क्या कर देता है, मेरे सिखाने में टीचर ने एक छोटा सा नमूना दिया, मैंने ऐसे 50 एग्जांपल मिलेंगे चैप्टर वाइज, अगर खोलेंगे 50 चीजों में अंतर आएगा। मैं कह रहा हूँ -3 और -2 माइनस माइनस ऐड, माइनस माइनस ऐड, कितने बोला प्लस? कौन बोला प्लस? किसी ने बोला प्लस? यही ट्यूशन टीचर बोलते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब माइनस माइनस प्लस करते ही बच्चा क्या करता है, यहाँ पे लगता है +5,
माइनस माइनस करते ही, माइनस माइनस प्लस करते ही बच्चे के दिमाग में आता +5, -5 नहीं आता। मैं क्या कहता हूं, माइनस माइनस ऐड मींस 3 और 2 को ऐड करना 5। अब बात आई साइन की, तो जिसके दोनों साइन है वही लगेगा। दोनों माइनस किए तो माइनस, दोनों प्लस किए तो प्लस, दोनों माइनस किए तो माइनस लगा दे भाई। लेकिन टीचर कैसे सिखाया, माइनस माइनस प्लस, उसने कर दिया +5। अब बस ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ गया। अब उस दिमाग से वो क्या करेगा, जब भी ये माइनस माइनस ऐड करेगा +5 लिखेगा। ट्यूशन टीचर ने बिगाड़ दिया मेरा काम। अब वो घर से प्लस सीख के आ रहा है, मैं यहाँ पे माइनस सिखा रहा हूँ। मैंने जब सवाल कराया पता चली उधर से वो +5 इधर से -5, वो हो गया कंफ्यूज। किनकी मानूं, घर वाले की मानूं, इधर की मानूं। बच्चा छोटा है ना, इतना बड़ा नहीं है, 3rd क्लास का बच्चा। या तो मैं पढ़ा रहा हूँ 12th वाले बच्चे को, तो उसके दिमाग से निकाल दूं 1 मिनट में, चल भाई ये गलत है ये सही कर ले। बच्चा छोटा है, उसको अगर एक बार भी गलत फीडिंग मिल गई तो वो गलत फीडिंग फिर उसके दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है। तो ट्यूशन टीचर मेरा काम बिगाड़ रहे हैं, मेरा काम बना नहीं रहे। वो 1 घंटे में वो खराब करके चले जाते हैं। वो मुझे फिर यहाँ पे 2-3 लेक्चर लग जाते हैं उसको सही करने में। तो मेरा निवेदन है ट्यूशन ना लगाएं। मैथ्स की अगर किसी की प्रॉब्लम है, मैं खुद क्लास लेने वाला हूं, कोई समस्या नहीं आएगी किसी बच्चे की, ये मेरी गारंटी है। ठीक, और कोई दिक्कत आती है डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करिए। सवाल नहीं आ रहा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप नोटबुक पे लिख के भेजिए, सवाल मैं कराऊंगा क्लास में, मेरे पास पर्याप्त टाइम है। ठीक है, मैथ्स के लिए एक हमारी इस तरीके की ये वर्कशीट और चलने वाली है। किताब के साथ साथ किताब भी होगी, लेकिन किताब के साथ साथ ये वर्कशीट और होगी। इसको हम प्रैक्टिस बुक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये खुद मैंने ही डिजाइन की हुई है। इसमें कोशिश मैंने ये करी है कि जहां पर मुझे ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है और वो क्वेश्चंस किताब में नहीं मिल पा रहे हैं उस तरीके के, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। एक से क्वेश्चन एक जगह बनाकर डाल दिए हैं, ताकि बच्चे को एक चीज प्रैक्टिस कराने के लिए 10-12 क्वेश्चन एक साथ दिए जा सकें। ये मेरे लिए आसानी की बात है कि मैं एक जगह से ही होमवर्क दे सकता हूँ उसे। बच्चे के लिए भी आसानी की बात है कि वो एक ही जगह से 10-12 क्वेश्चन करेगा तो कॉन्सेप्ट उसे जल्दी समझ में आ जाता है, दिमाग में क्लियर हो जाती है बात। तो ये एक चलने वाली है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, वो है सोशल। ठीक, वो इस बार पहली बार आएगा। तो हमारे ये 5 जो सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम में भी एक अंतर आने वाला है। इनके मंथली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे। इसमें 2 चीजों के टेस्ट होंगे, लिटरेचर, ग्रामर। इसमें भी होगा ट्रांसलेशन और ग्रामर। ठीक, 4 ही हो गए, 5 6 7 भाई, 2 पेपर इसमें और 2 इसमें, 4 5 6 7 सब्जेक्ट हो गए हमारे पास मंथली टेस्ट के लिए। 7 में से 4 किसी मंथ में, 3 किसी मंथ में, इस तरीके से टेस्ट लिए जाएंगे। और पर टेस्ट जो होगा उसकी वैल्यूएशन होगी 20 मार्क्स की। 20 नंबर का एक टेस्ट मंथ में लिया जाया करेगा। वो टेस्ट लेने का पर्पस ये है कि क्लास में हमने जो सिलेबस कराया है उस सिलेबस से बच्चा कितना सीख पाया है। टेस्ट लेना इसलिए नहीं कि बच्चे के नंबर बढ़ाने हैं या नंबर घटाने हैं या उसको ज्यादा होशियार नंबर से बताना। नंबर पे तो मैं काम ही नहीं करता कभी, उसको तो भूल ही जाइए। टेस्ट सिर्फ इसलिए वो मैं अपने लिए ले रहा हूँ कि मैंने 1 महीने में अगर उस बच्चे को 2 चैप्टर पढ़ाए और मैंने उसका 2 चैप्टर का टेस्ट लिया तो मुझे पता चल जाएगा उसके टेस्ट से तुरंत कि इसने 2 चैप्टर में से कितना सीख पाया है। अगर उसने कम सीखा है तो मुझे दोबारा काम करने की जरूरत है। ठीक सीख गया है, आगे बढ़ेंगे। तो ये टेस्ट अपने लिए लिए जा रहे हैं, इस बात का पता करने के लिए लिए जा रहे हैं कि बच्चा क्लास की पढ़ाई को कितना ग्रेस्प कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे साल में होने वाले हैं हर सब्जेक्ट के 8 टेस्ट। 120 नंबर हो गए, नहीं 160 नंबर हो गए, इसमें टेस्ट के हो गए
160 नंबर। पेपर होंगे 2 बार, पेपर 2 बार। टर्मिनल एग्जाम जिनको बोलेंगे, एक एग्जाम होगा नवंबर में होगा ना, और दूसरा मार्च में। एक टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम नवंबर में, सेकंड टर्मिनल एग्जाम मार्च में। पर एग्जाम 50 मार्क्स का होगा, तो एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का हो गया दोनों बार मिला के, 50 एक बार, 50 एक बार, 100 नंबर ये हो गए एक सब्जेक्ट में, और 160 नंबर हो गए टेस्ट में। तो टोटल इन सब्जेक्ट की वैल्यूएशन हो गई 260 नंबर की। ठीक है, 260 नंबर का एक सब्जेक्ट का पेपर हो गया। इसके बाद बचे हमारे पास 3 सब्जेक्ट और, कौन कौन से? सोशल, ड्राइंग, फोर्थ से है सर। सोशल फोर्थ से है, सोशल नहीं है, तो ड्राइंग और मोरल, ये बचा। बस 2 सब्जेक्ट और बचे, ड्राइंग और मोरल। मेन जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास ये 5 हैं, इन्हीं सब्जेक्ट पर हमें काम करना है। ठीक है, एग्जाम की बात बता दी मैंने, टेस्ट की बात बता दी। टेस्ट का मोटिव नंबर का नहीं है, इस बात को क्लियर सबके दिमाग में हो जाना चाहिए। और एग्जाम कॉपीज अलग मिलेंगी तो अलग राइट करना है। एग्जाम अभी तक हो रहा था, उसी कॉपी को उस पर लिख रहा था बच्चा अभी तक। पेपर अब लेकिन पैटर्न बदल जाएगा, पेपर मिलेगा, उसे कॉपी मिलेगी, पेपर से वो कॉपी पे लिखेगा, पेपर घर के लिए मिल जाएगा, कॉपी स्कूल में वैल्यूएशन के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रहा पेपर की बात, सिलेबस की बात, नंबर की बात। अब बात आई सोशल का, वो क्लियर कर दीजिए सर। 4th और 5th में जब आएगी तो हिंदी में आएगी। हाँ। हाँ, सोशल में मैं बता दूं, एक कंफ्यूजन और आया था लोगों के दिमाग में कि कुछ किताब हमने हिंदी में भी लगा रखी है, जैसे कि 4th में हम सोशल पढ़ाते हैं तो हम हिंदी की किताब को प्रेफर कर रहे हैं, सोशल हिंदी में पढ़ा रहे हैं। 5th में भी हिंदी में पढ़ा रहे हैं, और 6th में वही सोशल हम अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, 7th में अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, 8th में अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं। तो जो 4th 5th में जब वो आती है ना, तो कुछ लोगों के दिमाग में था ये हिंदी मीडियम स्कूल है। उन्हें ये नहीं पता है कि किताब लगाने से कोई स्कूल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम नहीं हो जाता है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की एफिलिएशन ही अलग अलग होता है। जो गवर्नमेंट हमें मान्यता देती है ना, वो मान्यता ही लिख के देती है उसमें कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी हिंदी की किताबें पढ़ाई जा सकती हैं, और हिंदी मीडियम स्कूलों में भी इंग्लिश की किताबें पढ़ाई जा सकती हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किताबों से नहीं होता है, वो मान्यता से होता है। तो कुछ लोगों को एक ही किताब से भ्रम हो जाता है, वो बाकी की किताब नहीं देख रहे कि मैथ्स इंग्लिश में चल रही है, इंग्लिश की इतनी मोटी ट्रांसलेशन कि पूरे फिरोजाबाद के किसी स्कूल में नहीं चल रही, सीबीएसई के इतने बड़े बड़े स्कूल शहर के अंदर चल रहे हैं, कोई स्कूल ट्रांसलेशन पढ़ा नहीं रहा, विदाउट ग्रामर बेस्ड अंग्रेजी चल रही है, जिसमें बच्चा कुछ भी बोल रहा है, अंट संट ऊट पटांग, और पेरेंट्स बड़े खुश हो रहे हैं, अंग्रेजी सीख गया हमारा बच्चा। क्यों? वो कुछ भी बोल रहा है ना, उन्हें समझ में नहीं आ रही है, अर्थ का अनर्थ कर रहा है। अब वो तो जो जानकार आदमी है, जो उसकी अंग्रेजी देख रहा है या सुन रहा है, उसको पता चल रही है कि ये क्या बोल रहा है यार जो है। लेकिन विदाउट ग्रामर बेस्ड अंग्रेजी को प्रेफर किया जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड पूरे प्रेफर कर रहे हैं। वो कहते हैं ग्रामर की जरूरत ही नहीं है, ग्रामर की जरूरत ही नहीं है अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। वो कहते हैं लोग, अब मैंने बात करी है उनसे, वो बताते हैं बगैर ग्रामर के अंग्रेजी सीख जाता। तो मैं कहता हूँ बगैर ग्रामर के हमारा बच्चा हिंदी सीख जाता है, हिंदी तो सीख जाता है। बताइए, अपना बच्चा 2.5 साल का, 3 साल का, 4 साल का हिंदी बोलना सीख जाता है, नहीं सीख जाता? कौन सी उसने संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ा, कौन सा उसने क्रिया पढ़ी, कौन सा विशेषण पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा ना, लेकिन फिर भी हिंदी बोल रहा है ना। कैसे बोल रहा है? वो एनवायरनमेंट से बोल रहा है, माहौल से बोल रहा है, वो घर में देख रहा है कि ये चीज ऐसे बोलनी है। ठीक है, माहौल से वो सीख गया हिंदी बोलना बगैर ग्रामर के। तो बगैर ग्रामर के हम अंग्रेजी भी सीख सकते हैं। हाँ, हम अंग्रेज होते तब, या हम इंग्लैंड में पैदा हो गए होते, अमेरिका में पैदा हो गए होते, अंग्रेज
अंग्रेज के बच्चे को बगैर ग्रामर के अंग्रेजी बोलना सीख जाता है, वो तो ग्रामर पढ़ता नहीं है वहाँ पे, वो सीख जाता है। तो स्कूल का तो काम है ना सिखाना। और फिर स्कूल का तो काम है, कल चलिए मैं मानता हूँ बगैर अंग्रेजी के ग्रामर के वो बोलना सीख जाएगा, मान लिया ग्रामर बोलना सीख जाएगा, लेकिन क्या अंग्रेजी को सही तरीके से वो लिख पाएगा? सही तरीके से तो नहीं लिख पाएगा। व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिखेगा। क्या अंग्रेजी के किसी पैसेज का उससे ये कहा जाए कि इसका जरा अंदर झांक कर इसका पूरा पोस्टमार्टम करके बताओ, इसमें कौन सा ये शब्द कहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, कौन सा ट्रांसलेशन, इसमें कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है, कौन से मॉडल्स यूज करे जा रहे हैं, कौन से प्रीपोजिशंस यूज करे जा रहे हैं। तो अगर ग्रामर उसने पढ़ी नहीं है, ग्रामर जानता ही नहीं है, तो क्या वो ये सब बता पाएगा? तो क्या हमें ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है? लेकिन नहीं सिखा रहे हैं, तो हम सिखा रहे हैं। तो उस बात को भी वो नहीं देख रहे, उन्होंने सिर्फ एक सोशल की किताब देखी हिंदी की, और उन्होंने घोषित कर दिया स्कूल हिंदी मीडियम है, हिंदी चलती है यहाँ पे। तो आप इस भ्रम का क्या करा जाए? तो इस भ्रम को भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सोशल की जो किताबें हैं थर्ड क्लास लेवल पर या फोर्थ से चला रहे हैं हम, फोर्थ क्लास के लेवल पर जो मार्केट में सोशल की किताबें हैं अंग्रेजी में, वो पढ़ी है हमने, उनको देखा है, और एक नहीं कम से कम 20 पब्लिशर्स की किताबें पढ़ी हैं। उन किताबों में जो लैंग्वेज यूज करी गई है वो इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है कि उस लैंग्वेज से बच्चा चैप्टर नहीं समझ सकता है। पढ़ सकता है केवल वो, उसको पढ़ने के लिए भी उसे तमाम तरीके की चीजें सीखनी पड़ेंगी अंग्रेजी में, लेकिन चैप्टर नहीं समझ सकता, वो सोशल नहीं समझ सकता। वो अंग्रेजी पढ़ सकता है पर सोशल नहीं सीख सकता उससे। क्यों? उसके पास अंग्रेजी का अभी फोर्थ क्लास के लेवल पर इतनी नॉलेज है नहीं उसके पास कि वो उस भाषा को समझ सके। इस समस्या को देखते हुए हमने फोर्थ क्लास में किताब हिंदी में प्रेफर करी है कि हमें कोई आफत नहीं आ रही, हम अंग्रेजी में इसको बाद में पढ़ा लेंगे, 6th क्लास में पढ़ा लेंगे, 7th में पढ़ा लेंगे, 8th में पढ़ा लेंगे, और वैसे भी 9th में आके पूरी सोशल फिर एक बार स्टार्टिंग से दोबारा शुरू हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो यहाँ हिंदी में पढ़ रहा है या अंग्रेजी में पढ़ रहा है। तो हिंदी की किताब लगाने की वजह ये है कि बच्चे को, हमारा उद्देश्य ये है बच्चे को सोशल समझ में आए। जैसे कि मैं साइंस में भी आपसे कोई डेफिनेशन बोल दूं अंग्रेजी में कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है आपने? साइंस वाले कुछ लोग होंगे यहाँ पे, हैं कुछ लोग आप साइंस वाले, आप हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में वो न्यूटन ने बताया कि भाई जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो उसी में रहना चाहता है, जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसी में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर भी क्या होता है, वो अपोज करता है, अपोज करता है उसका। अब ये सारी बात हिंदी में कितनी जल्दी समझ में आ गई। इसी लॉ को मैं हिंदी में समझा रहा हूं कि साक्षी मैडम खड़ी है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे ही खड़ी रहना पसंद करेंगी कब तक, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और अगर मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पर लगाया, मैंने कहा साक्षी मैडम गो आउटसाइड, अब इनको ये एक्सटर्नल फोर्स है, इनको ऑर्डर मिला बाहर जाने के लिए, तो ये चली जाएंगी, लेकिन मन में अंदर होगा फालतू में ऑर्डर दे रहा। तो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसका ये विरोध भी करेंगे। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया। अब इनर्शिया मैंने हिंदी में 5 मिनट में समझा दिया। अब इसी चीज को मैं अंग्रेजी में समझाना चालू कर दूं तो बच्चा मेरी अंग्रेजी सुनेगा, उसे इनर्शिया नहीं समझ में आएगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना 9th 10th में जो आते हैं पढ़ने हम लोगों से, उनके साथ ये दिक्कत आती है कि जब हम उन्हें इनर्शिया अंग्रेजी में समझा रहे हैं, ठीक, अंग्रेजी में बोल रहे हैं इसी चीज को, तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। बाद में वो कहते हैं हिंदी में बता दिए सर एक बार। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, हिंदी में बता भी दिया मैंने, चलो समझ भी गए, हिंदी में लिखना तो तुम्हें अंग्रेजी में, पेपर तो तुम्हारा अंग्रेजी में होगा।
अब अंग्रेजी तुम्हें आती नहीं है तो क्या करोगे? फिर मुझसे नोट्स मांगोगे, सर उसके नोट्स दे दीजिए, ठीक है मैंने नोट्स दे दिए। अब नोट्स में भी क्या करोगे? फिर तुम याद करोगे, रट्टा मारोगे, रटने में तो भूल गए, एक आध लाइन तो गड़बड़ हो गई। अभी ये हिंदी में लिखना होता तो सीधी सीधी बात है, समझ में आ गई, एक बार में लिख दोगे। तो हमें सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ाना है कि हमें लैंग्वेज बैरियर नहीं बनानी है, लैंग्वेज शुड नॉट बी ए बैरियर। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, लैंग्वेज को बैरियर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं इस वजह से। बात हो रही है ना मेरी क्लियर? तो सब्जेक्ट में वेरिएशन मतलब बैरियर ना हो लैंग्वेज, इसलिए मैंने वहां पर सोशल हिंदी में लगा दिया। 4th क्लास में सोशल की किताब हिंदी में आएगी, 3rd में तो है नहीं, ठीक है। सोशल की बात क्लियर हो गई, और कोई बात क्लियर करनी है सब्जेक्ट के मामले में? तो सब्जेक्ट हमारे क्लियर हो गए भाई, पेपर हमारे क्लियर हो गए, टेस्ट हमारे क्लियर हो गए। अब बात आ गई कि इस पूरी स्टडी को पढ़ाने की हमारी अप्रोच क्या है। सारा का सारा भ्रम, जो है ना भ्रम, वो भ्रम यहीं से पैदा हो जाता है कि हमारी अप्रोच क्या है और आपकी अप्रोच क्या है, ठीक है। अब मैं अप्रोच की बात करूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है। अगर आप इसको समझ गए तो आपकी ट्यूनिंग और मेरी ट्यूनिंग बिल्कुल मैच करेगी, कोई भ्रम जैसी चीज नहीं रहने वाली ही नहीं है। लेकिन भ्रम जैसी चीज आती है तो सिर्फ एक ही वजह से आती है कि मेरी पढ़ाने की अप्रोच कुछ और है और आपकी समझने की अप्रोच कुछ और है, दोनों की अप्रोच में क्लैश है, इसलिए हम और आपके बीच में ट्यूनिंग कहीं कहीं मिल नहीं पाती। तो मैं वही अप्रोच की बात कर रहा हूँ। देखिए पढ़ाई है 2 तरीके की, कितने तरीके की? 2 तरीके की पढ़ाई है। एक पढ़ाई तो ऐसी है, एक पढ़ाई ऐसी है जिसमें हम काम करते हैं बच्चे के दिमाग पर, उसके दिमाग को खोलने पर। खोलना मतलब वो सोचना सीखे, उसका दिमाग इस तरीके से चले कि वो तुरंत रिएक्ट करना सीखे, सही और गलत का भेद करना सीखे, रटे रटाए चीज पर काम ना करें। एक तो पढ़ाई है बुद्धि को खोलने वाली, इसको कहूंगा मैं बुद्धि खोलने वाली पढ़ाई। और एक पढ़ाई है हमारी रटने वाली पढ़ाई, कि हमने ली और याद कर लिया, याद करने के बाद पेपर दे दिया, पेपर देने के बाद हम पास हो गए, नंबर आ गए। ये बहुत अच्छा एग्जांपल, आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, देखी थी आप लोगों ने? कुछ लोगों ने ऐसे हैं जो देखी नहीं हुई मूवी। कौन कौन है भाई ऐसे जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी? हाथ खड़े कर देना जिन्होंने 3 इडियट्स नहीं देखी। सबने देखी है 3 इडियट्स? 3 इडियट्स में ये सबसे बढ़िया एग्जांपल दिखाया कि जब चतुर से उन्होंने कहा द्विवेदी ने कि भाई समझ ले ये स्पीच, क्या लिख रहा हूं मैं, समझ ले। तो उसने कहा अरे द्विवेदी मेमोराइज कर लेगा, हम मेमोराइज कर लेगा। कर लिया मेमोराइज, समझी तो है नहीं उसने कि लिखा गया है इसमें। उसने क्या करा, मेमोराइज कर लिया, जो शब्द लिखे थे वही मेमोराइज कर लिए, और वही याद करके वो स्टेज पे बोल रहा था। उसे कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहा है। अगर वो बोल रहा था उसे एक भी शब्द का अर्थ पता होता या मतलब पता होता तो क्या वो बोलता? वो नहीं बोलता। अगर वो इतने फ्लो में, इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा था ऐसे अश्लील शब्दों को, तो किस वजह से बोल रहा था? कि उसे एक भी शब्द का अर्थ नहीं पता था, उसे सिर्फ रट्टा लगा दिया था, उसने याद कर लिया था। याद करने के बाद स्पीच तो पूरी बोली, डिटो बोली, शब्द अक्षर से बोली, लेकिन स्टेज पे क्या हुआ? लात पड़ी। क्या हुआ? स्टेज पे लात पड़ी। तो अगर रट्टा मार पढ़ाई करनी है तो स्टेज पे लात पड़ रही है। और अगर बुद्धि खोल के पढ़ोगे तो बुद्धि खोल के पढ़ने के बाद लास्ट सीन देखा ना हमने पिक्चर का, लास्ट सीन में जो रट्टा मार के पढ़ रहा था वो पैंट उतार के भाग रहा था उसके पीछे, और जो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था वो आगे आगे भाग रहा था, और उसके पीछे वो भाग रहा था जो रट्टा मारता था, है ना। तो वो क्या हुआ उसमें, यही दिखाई गई कि अगर रट्टा मार के पढ़ोगे तो ये हाल होने वाला है, और समझ के पढ़ोगे तो ये हाल होने वाला है। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि पढ़ाई 2 तरीके की है, एक
दिमाग को खोलने वाली पढ़ाई और एक रट्टा मार के पढ़ने वाली पढ़ाई। रट्टा मार के पढ़ाई करके आप नंबर ले भी आए ज्यादा, खाओगे स्टेज पे लाती। क्यों? क्योंकि उसका कहीं यूज नहीं कर पाओगे, उसका कहीं यूज नहीं कर पाओगे। और समझ के अगर आपने पढ़ लिया, नंबर भले कम भी आए तब भी आप उसका यूज कर पाओगे। यूज कर पाओगे तो कहीं ना कहीं उसका लाभ आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने तोता देखे? तोता, कुछ घरों में ऐसे तोता होते हैं, घर में साहब सीताराम सीताराम सीताराम, है ना? देखे आपने ऐसे तोता? मैंने देखा, सीताराम सीताराम। घर में तोता पाल लिया और वो सवेरे सवेरे दादी सीताराम सीताराम सीताराम, तोता सीख गया सीताराम सीताराम सीताराम। एक आदमी के घर में क्या होगा, सवेरे से गालियां। ऐसे भी तोता मैंने देखे हैं कि जिनके घर में तोता गाली देना सीख गया। ऐसा भी तोता मैंने देखा है कि जो गाली दे रहा है उस तोते को लागे ना रख दो, सीधा गाली। और ऐसा भी तोता मैंने देखा है कि तोता रखा वो सीताराम कर रहा है। तो भाई तोता को ना तो गाली से कोई लेना देना है और ना सीताराम से कोई लेना देना है। उसे नहीं मालूम कौन है सीता कौन है राम, और उसे ये भी नहीं मालूम जो गाली बोल रहा है उसका क्या अर्थ है ना? तो क्या कहोगे आप? तोता होशियार है, तोता ने रट्टा मार लिया है, तोता ने सीताराम भी रट लिया है और तोता ने गाली भी रट ली है। तो आप क्या कहोगे उस तोता को? तोता बहुत होशियार है, उनका बुद्धिमान तोता है, रट्टू तोता है। क्या कहते हो आप? आप होशियार तोता कहते हो, बुद्धिमान तोता कहते हो, या रट्टू तोता कहते हो? उससे रट्टू तोता। तो अपने बच्चे के बारे में ये शब्द क्यों नहीं बोलते जब बच्चा रट के पेपर दे लेता है? तो बच्चा ने किताब याद कर ली, चैप्टर याद कर लिया, रट्टा मार के पेपर दे लिया, 90 नंबर 95 98 नंबर ले आया, तो आप बच्चे को कहते हो बच्चा बहुत होशियार है। बच्चा होशियार है कि बच्चा रट्टू है? तोता है बच्चा। तो क्या अपने बच्चे को तोता बनाना है? तोता बनाना है क्या बच्चे को? तो अगर तोता बनाना है तो पहले वाली पढ़ाई रट्टा मार वाली, और अगर होशियार बनाना है तो बच्चे के दिमाग का काम करना है। मैं दूसरे नंबर की पढ़ाई को प्रेफर करता हूं, क्योंकि मेमोरी तो आपके मोबाइल में भी है और मेमोरी तो लैपटॉप में भी है। तो क्या लैपटॉप होशियार हो गया? बताइए। आपका बच्चा बहुत अच्छा रट लेता है, याद कर लेता है बहुत अच्छे से, पूरे चैप्टर याद हो जाते हैं उसको, सारे क्वेश्चन, ठीक है, और रट के अच्छे से लिख भी देता है, पेपर भी दे लेता है। तो क्या आपके मोबाइल में मेमोरी नहीं है? क्या आपके लैपटॉप में मेमोरी नहीं है? जब उसमें भी मेमोरी है, उसमें भी बहुत सारी चीजें स्टोर पड़ी हैं, लोड पड़ी हैं। तो आप मोबाइल से भी कहते हो कि मोबाइल होशियार है, हमारा लैपटॉप हमारा बहुत बुद्धिमान है। लेकिन लैपटॉप मोबाइल के केस में आप बुद्धिमान नहीं कहोगे, तोता के केस में भी आप बुद्धिमान नहीं कहोगे, लेकिन बच्चे के केस में आप क्या कहते हो? इसी केस में बच्चा हमारा बहुत होशियार है। कैसे हो गया होशियार बच्चा? बच्चा आपका बहुत रट्टू है, बच्चा आपका बहुत बड़ा तोता है। वो तोता काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक सीता के बारे में पता नहीं है, राम के बारे में पता नहीं है, तो सीता राम करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं इस पढ़ाई को प्रेफर नहीं करता हूं। मेरी अप्रोच यहाँ पर पढ़ाने की बुद्धि खोलने वाली है। इसी अप्रोच के साथ पूरी पढ़ाई हमारी चल रही है। सारे टीचर्स को पूरी ट्रेनिंग जो पढ़ाई की मिल रही है वो इसी अप्रोच के साथ मिल रही है। उनको हर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जो कहा जा रहा है वो इसी तरीके से कहा जा रहा है। मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इसी तरीके से हम पेपर ले रहे हैं, इसी तरीके से हम पेपर ले रहे हैं। तो सीधा सीधा सवाल तो आने वाला नहीं है पेपर में, सीधा सीधा सवाल तो नहीं पूछा जाएगा। जब सीधा सीधा सवाल नहीं पूछा जाएगा तो दो कंडीशन हो सकती है, बच्चे की बुद्धि तुरंत चल भी जाए और बच्चे की बुद्धि तुरंत ना भी चले। क्योंकि बुद्धि चलना इसका कोई बटन नहीं है अपने पास, कोई स्विच नहीं है कि हम ऑन करें और बुद्धि चल जाए। घुमा के क्वेश्चन पूछा, सीधा सीधा मैं पूछ के, एक बच्चा ऐसा है उसका दिमाग चल गया प्रॉब्लम,
कम पढ़ता है लेकिन फिर भी उसका चल गया, वो क्रिया है, उसको नंबर मिल गए। एक बच्चा ऐसा है जो पूरे दिन पढ़ता है लेकिन उस समय उसका दिमाग नहीं चला तो नहीं कर पाया तो नंबर नहीं आए, तो क्या वो बच्चा खराब हो गया? अब पेरेंट्स ये गए इसको तो आता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नंबर ही तो नहीं आए, नंबर नहीं आए कोई बात नहीं, उस समय नहीं चला उसका दिमाग, बाद में चल जाएगा। मौके बहुत हैं, पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, जिंदगी बहुत लंबी है और जिंदगी में हर रोज दिमाग चलाने की जरूरत है, हर समय दिमाग चलाने की जरूरत है। एक बार नहीं चला दोबारा चल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अप्रोच अगर ये लेके चलेंगे कि बच्चे को रट्टू नहीं बनाना है, बच्चे को तोता नहीं बनाना है, उसकी मेमोरी का टेस्ट हम नहीं लेने वाले हैं, यहाँ पर हम उसकी बुद्धि का परीक्षण करेंगे। पेपर के माध्यम से हम उसकी बुद्धि का परीक्षण करेंगे, हम उसकी मेमोरी का परीक्षण नहीं करते हैं। आ गई बात समझ में? अगर हम मेमोरी का परीक्षण नहीं करते हैं तो परीक्षण करने के तरीके भी बदल जाते हैं अन्य स्कूलों से। अगर आप अन्य स्कूलों से कंपेयर कर लेंगे तो ये तरीके बदले हुए मिलेंगे। तो फिर जब ज्यादा लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हों और बहुत थोड़े आदमी, एक या दो आदमी दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो गलत उनको मान लिया जाता है जो अकेले चल रहे हैं। भीड़ जिस तरफ चल रही होती है, भीड़ को मान लिया जाता है भीड़ सही है। भीड़ कैसे गलत हो सकती है? इतने लोग आप कैसे गलत हो सकते हैं? एक यही अकेला गलत होगा, तो यही अकेला जा रहा है, इसी की बुद्धि में कुछ कमी होगी। तो ऐसा नहीं है, अक्सर केस उल्टा होता है। भीड़ कैसे सही हो सकती है? मेरा सवाल ये है, भीड़ सही कैसे हो सकती है? अगर भीड़ सही होती तो फिर पूरी दुनिया का नक्शा बदला होता, फिर पूरी दुनिया हमें कुछ अलग नजर आ रही होती। लेकिन अगर पूरी दुनिया नजर सही नहीं आ रही तो इसी वजह से नहीं आ रही, भीड़ सही नहीं है। सही बहुत थोड़े लोग आ गए और गलत बहुत ज्यादा लोग आ गए, लेकिन अक्सर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी अप्रोच आप समझिए, पढ़ाने की अप्रोच समझ गए। मेरी अप्रोच ये है, इसी अप्रोच के साथ मैं स्कूल चला रहा हूँ, इसी अप्रोच के साथ आपके बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ और इसी अप्रोच के साथ आगे की पढ़ाई होगी। मैंने अपनी अप्रोच बता दी। क्या मेरी अप्रोच सही है? क्या मैं आपका समर्थन प्राप्त कर सकता हूँ? बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई मैं सही कह रहा हूँ? सही है, तो ताली बजाएं एक बार, जोर से ताली बजाएं ना। सही कह रहा हूँ ना? तो बस इसी सोच के साथ, इसी भरोसे के साथ मैं काम कर रहा हूँ और मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। पूरा ट्रांसलेशन मुझे एक्सप्लेन जी आइए। ट्रांसलेशन की फाइल में पीछे साइड में कॉन्वर्सेशन वाला पार्ट दिया हुआ है और आगे जो है वो वर्ब और एडजेक्टिव के सेट्स है और बीच में वर्कशीट्स है। 30 वर्कशीट्स हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये ट्रांसलेशन का पूरा पार्ट 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक मेरे पास है। जब आप लोग सेंटेंस देखते हैं ना तो आपको बहुत बड़े लगते हैं और वो हैं भी, देखने वालों के लिए वो बड़े हैं। कोई भी बाहर का व्यक्ति देखेगा, ट्यूशन टीचर देखेगा तो उसको लगेगा कि 3rd क्लास के बच्चे को इतना बड़ा सेंटेंस हम कैसे ट्रांसलेट करने के लिए दे सकते हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ। अभी जो वर्कशीट नंबर 22 का सबसे लंबा सेंटेंस मुझे अभी इसमें दिखाई दे रहा है, वही लिख रही हूँ मैं। देखो इसको ट्रांसलेट कैसे करना है हमें। विमल ने अमेरिका जाने के लिए अपने परिवार को कब अकेला
छोड़ा, क्वेश्चन मार्क। देखिए किस किस को बड़ा लग रहा है? सबको ही लग रहा है ना? है ना, एग्जैक्टली बड़ा भी है, थर्ड बहुत क्लास के बड़ा हिसाब से बड़ा है। थर्ड क्लास के हिसाब से बड़ा है। बट अभी जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं ना, इसको अगर मैं सिखाना शुरू करूँ आप लोगों को तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। एक एक करके चलते हैं कि क्लास में हम कैसे सिखाते हैं। ट्यूशन टीचर नहीं कभी इस तरीके को अडॉप्ट कर सकता है। देखो हम बच्चे को इनको सिखा देते हैं कि ये ने है, ये है, ये को है, ये कुछ कारक हैं, ठीक है, ये पहले से सिखाया हुआ होता है। कारक से सारे शब्दों को पहले आप अलग अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे? सबसे पहले देखिए विमल नहीं, एक पार्ट ये हो गया सेंटेंस का। उसके बाद के लिए आपको यहाँ दिख रहा है तो ये हो गया आपको अमेरिका जाने के लिए, सेकंड पार्ट ये हो गया। फिर को दिख रहा है आपको तो यहाँ से हो गया अपने परिवार को, ठीक है। फिर एक शब्द हमारे लिए सिंगल ये हो गया कब, और अकेला छोड़ा ये पूरा हो गया हमारे पास वर्ब, ठीक है। बैक साइड में जाएंगे अगर हम तो अकेला छोड़ा कोई नई चीज नहीं है। सेट 5 है वर्ब का और सेट 5 की 43 नंबर की वर्ब लिखी हुई है यहाँ पर, डेजर्ट अकेला छोड़ा। इस फाइल में 30 वर्कशीट हैं, उसमें कोई भी शब्द अगर आता है तो वो पीछे लिखा है, कहीं और ढूंढने की उसको आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहले से लर्न करा के चलते हैं तो बच्चे को पता है कि अकेला छोड़ने की इंग्लिश डेजर्ट होती है, ठीक है। अब जब आप इसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले उसको फ्रेमिंग बताई गई है कि अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, वो यहाँ से पहचान लेगा कि ये मेरा जो है ये क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हम इसको पिक कर लेंगे यहाँ से। कब की इंग्लिश उसको पहले से पता होगी, क्या होती है? व्हेन। बस पता होने वाली बात है कि मेरे बच्चे को ये सारी चीजें आनी चाहिए, अब असेंबल करना है बस। उसके बाद हम बोलेंगे इसका टेंस आइडेंटिफाई करो, तो यहाँ पर वो देख लेगा कि छोड़ा टेंस आइडेंटिफाई हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफाई हो गया तो उसको ये स्ट्रक्चर मालूम है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है जो टेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, तो वो डिड लगा देगा। आराम से बनाना है, रटवाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करवानी है, ठीक है। व्हेन आ गया, डिड आ गया, उसके बाद आगे से सेंटेंस शुरू होगा। आपका जो सब्जेक्ट है विमल, तो विमल की स्पेलिंग आनी चाहिए उसको, और ये स्पेलिंग वाला जो पार्ट है ये हम उसको हिंदी लिटरेचर में सिखाते हैं कि स्पेलिंग कैसे बनाई जाती है। आपने देखा होगा सेकंड क्लास में बच्चों ने वर्ण विच्छेद सीखे थे, होमवर्क आता होगा ना, उसमें वर्ण विच्छेद करने के लिए आते होंगे। वो वर्ण विच्छेद क्यों सिखाए गए थे? इसीलिए सिखाए गए थे कि अगर कोई भी ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग बच्चा नहीं बना सकता है तो वो वर्ण विच्छेद करके बना दे। क्योंकि जैसे इसका विमल का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम लिखेंगे बी और छोटी ई, उसके बाद में म, फिर अ, फिर ला हलन और फिर अ। अब यहाँ से स्पेलिंग बनाना उसके लिए आसान है, तो आप वी लिख दीजिए, ई को आई लिख दीजिए, माँ को एम लिख दीजिए, आ को ए लिख दीजिए, ला को एल लिख दीजिए और पीछे वाले आ को ए लिख देनी है। ये बताया जाएगा तो यहाँ से स्पेलिंग बन गई उसकी, वो स्पेलिंग उसको यहाँ पर सेंटेंस में काम आएगी। अब व्हेन डिड विमल हो गया। अब आप ले लीजिए वर्ब अकेला छोड़ना उसको पहले से याद है। प्रॉब्लम बस यही अटक जाती है कि याद है तो वो आराम से लिख लेता है और नहीं याद है तो वो इसी को छोड़ देता है और आगे का सेंटेंस बनाने की फिर वो कोशिश भी नहीं करता है। तो आपको लगता है कि मेरे बच्चे को सेंटेंस आ रहा नहीं है इसलिए ट्यूशन टीचर की जरूरत है। ट्यूशन टीचर की जरूरत सेंटेंस बनाने के लिए नहीं है, केवल यहाँ पे बच्चे को ये आ जाए, यहाँ इसके लिए जरूरत है कि आनी चाहिए। तो वेन हो गया, डिड हो गया, विमल हो गया, डेजर्ट हो गया। ये पार्ट खत्म हमारा, ये वाला पार्ट भी खत्म, ये भी खत्म। एंड कर देते हैं तो बच्चे को लगता है छोटा हो गया। अब कितने पार्ट रह गए? अमेरिका जाने के लिए रह गया और अपने परिवार को रह गया। तो हम उसको बताकर चलते हैं के लिए वाले पार्ट की इंग्लिश जो होती है सबसे लास्ट में बनाते हैं, उसको सेंटेंस के बीच में नहीं बनाते। तो अब हमारे को बनाना है अपने परिवार को की इंग्लिश कोई होती नहीं है, उसको ये चीज क्लियर करके रखते हैं, हर सेंटेंस में बार बार इस चीज को बताया जाता है। तो रह गया अपना परिवार। अब हम
या यू है, तो वो समझ जाता है कि विमल ही है। और उसको ये पहले ग्रामर में बताया गया है कि जब ही के साथ अपने की इंग्लिश पूछी जाती है तो वो हिज होती है, और शी के साथ पूछी जाती है तो वो हर होती है। दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जो पढ़ाया जाता है वो ट्रांसलेशन में काम आता है। तो यहाँ पर अपने की इंग्लिश हो गई हिज, और परिवार की इंग्लिश फैमिली। अब बहुत सारे बच्चों को क्या होगा, फैमिली आ जाएगी लेकिन फैमिली की स्पेलिंग नहीं आएगी, तो वो वहां छोड़ देगा, सेंटेंस आगे छोड़ देगा, आपको लगेगा सेंटेंस नहीं आता, सेंटेंस आता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से दूर होगी, ईवीएस के काम से। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो वेड हो गया, रेड हो गया, विमन हो गया, डेजर्ट हो गया, हिज फैमिली हो गया, असेंबली हो गई। छोटा छोटा लग रहा है, अब क्या रह गया, केवल अमेरिका जाने के लिए। के लिए की इंग्लिश उसको बताकर रखी गई है पहले से कि बेटा टू होती है, उसको मालूम है कि के लिए की इंग्लिश टू होती है, टू जोड़ेगा यहाँ से टू, और जाने की इंग्लिश उसको मालूम है क्या होती है, गो। और ये हम हमेशा बताते हैं कि जब गो आएगा तो गो के बाद भी एक और बार टू आता ही आता है। तो टू गो टू हो गया। अब अमेरिका, अमेरिका जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो एक कैपिटल बनाएंगे और स्पेलिंग लिख देंगे अमेरिका की। अब अमेरिका कहाँ उसने पढ़ लिया, अमेरिका उसने जीके में पढ़ लिया, वहां से हमने उसको स्पेलिंग याद कराई, तो यहाँ स्पेलिंग दिक्कत नहीं कर रही। फैमिली कहाँ पढ़ ली, ईवीएस में पढ़ ली। हिज कहाँ पढ़ लिया, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ लिया उसने। डेजर्ट किसमें पढ़ लिया, ट्रांसलेशन में पढ़ लिया उसने। और विमल की स्पेलिंग किसमें पढ़ ली, हिंदी लिटरेचर में पढ़ ली। और टेंस आइडेंटिफिकेशन भी उसने किसमें सीखा, इंग्लिश ग्रामर में सीखा। और क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं ये किसमें सीखा, इंग्लिश ग्रामर में सीखा। तो आप देख रहे हैं हर सब्जेक्ट का यूज हो रहा है यहाँ पर एक ट्रांसलेशन करने में। अब क्या किया, असेंबलिंग की। एक सेंटेंस में हो सकता है 5 मिनट का टाइम लगाया उसने, लेकिन आपको लगता है कि 5 मिनट इसने देने के बाद इसके नीचे के जो सेंटेंस होंगे उसमें भी वो 5 मिनट देगा, नहीं। आपका टाइम कम होता जाएगा, 4 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेगा। और फिर अगर आप स्टेप ठीक से फॉलो करवा पाते हैं बच्चे को, बच्चा आपका यहीं से पढ़ेगा फाइल से, और आपको ओरल करके बताएगा, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब इसमें होता क्या है, सेंटेंस देखा,